स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इसमें बात करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास देहरादून में आयोजित हुए कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन का डीबीटी माध्यम से ट्रांसफर किया। इस दौरान सीएम ने 8,36,603 लाभार्थियों को कुल 125 करोड़ रुपए का पेंशन भेजा। मुख्यमंत्री ने कहा, अभी तक विभाग की सभी पेंशन हर तीसरे महीने जारी की जाती थी। कई बार बजट नहीं होने के चलते इससे ज्यादा समय भी लग जाता था और अब विभाग ने पेंशन हर महीने जारी करने की व्यवस्था कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले मिलने वाली धनराशि को 1200 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया है। हुई है और आप सब जानते हैं कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो पेंशन योजना चलाई जा रही है, इस योजना को बहुत सरल बनाने का हमने प्रयास किया है और इसकी धनराशि भी हमने बढ़ाई। शायद आपको ध्यान होगा कि पहले ये धनराशि 1200 की होती थी, इसको 1500 किया और 1500 में भी परिवार में हमारे अगर 2 दंपत्ति होते थे तो 2 बुजुर्ग दंपत्तियों में से एक को ही पेंशन का लाभ मिलता था। और मैंने जब ये जिम्मेदारी संभाली मुख्य सेवक के रूप में मैंने काम करना प्रारंभ किया, तब से ही मुझे लगता था कि हमारे परिवार में घर में अगर 2 बुजुर्ग दंपत्ति हैं तो उस पेंशन के लिए उनका आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपस में उनका प्रेम बना रहना चाहिए और दोनों को ही पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। और हमने ये संकल्प किया था कि दोनों बुजुर्ग दंपत्तियों को हम पेंशन देंगे। आज मुझे खुशी है कि परिवार के अंदर दोनों ही बुजुर्ग दंपत्तियों को पेंशन की व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। इसके साथ साथ हमारा जो विभाग है वो हमारे विधवावस्था, विकलांग, दिव्यांग उन सभी के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी निरंतरता के लिए, उनके उन्नयन के लिए लगातार काम कर रहा है। बहुत सारे अन्य काम भी कर रहा है और अभी तक जो व्यवस्था पहले थी 2023-24 से पहले, ये जो पेंशन है, ये पेंशन 3-3 महीने के अंतराल पर मिलती है और 3-3 महीने के अंतराल पर पेंशन मिलने पर कई बार शिकायतें आती थी, कई बार लोगों की परेशानियां होती थी। तो मैं भी बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता था तो हमारे दिव्यांगजन है, विधवावस्था के पेंशन धारक हैं, वृद्धजन है, वो सभी कहते थे कि हमारी पेंशन नहीं है, काफी समय हो गया पेंशन नहीं है। तो ये हमने तय किया है कि अब आपको किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा कि आपकी पेंशन दे। अब हर महीने की 5 तारीख तक पेंशन आपके खातों में चली जाएगी। और वहीं उत्तराखंड में सियासत से माहौल गर्म। दिल्ली में चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक जारी। बीजेपी प्रत्याशियों के नाम की पहली सूची कर सकती है जारी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशियों के नामों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर हो सकते हैं बड़े बदलाव। 3 सीटों पर पुराने कैंडिडेट को कर सकते हैं रिपीट। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही। 3 सीटों पर पुराने कैंडिडेट को ही रिपीट किया जा सकता है बीजेपी की ओर से। और पौड़ी और हरिद्वार सीट पर घमासान जो है इस वक्त चल रहा है और ये दोनों सीटें हैं जिसको लेकर इस वक्त जो है सियासत में उथल पुथल देखने को मिल रही है। और ये बड़ी जानकारी जो है देहरादून से सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी सामने आ सकती है। तो उत्तराखंड में सियासत से जो है माहौल गर्म हुआ है और दिल्ली में चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से अभय कैंथुरा लाइव जुड़ गए हैं। अब है दिल्ली में जो है चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक वो जारी है, क्या जानकारी है इसको लेकर?
लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली में जो है चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक जारी है और उत्तराखंड में सियासत को लेकर इन दिनों माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है। 5 लोकसभा सीटों पर बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है, जिनमें से 3 सीटों पर बताया जा रहा है कि पुराने कैंडिडेट को रिपीट कर सकते हैं और पौड़ी और हरिद्वार सीट पर जो है घमासान देखा जा रहा है। तो उत्तराखंड के सियासत को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में बीजेपी की बैठक जो है वो जारी है। चुनाव को लेकर इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है और प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी होने की खबर सामने आ रही है। और एक बार फिर से अभय कैंथुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, दिल्ली में चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक जारी है, क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि दिल्ली में जो बैठकें चल रही है, पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठकें दिल्ली में लगातार हो रही है, उन बैठकों का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में जो सियासी माहौल है वो लगातार यहाँ पर गर्म होता नजर आ रहा है। नेताओं की जो दिलों की धड़कन है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि टिकटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला यहाँ पर होना है। जो पार्टी के सूत्र बता रहे हो ये है कि आज देर शाम तक पहली सूची जारी यहाँ पर बीजेपी कर देगी अपने पार्टी प्रत्याशियों के लिए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीद ये है कि 3-2 का जो रेशियो, यानी 3 सीटों पर पुराने ही जो सांसद हैं उन्हें वहां पर रिपीट करने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। 2 सीट, एक हरिद्वार सीट और एक पौड़ी लोकसभा सीट, इन दोनों सीटों पर इस बार परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जो पार्टी के सूत्र बता रहे हो यही है कि इस बार इन दोनों सीटों पर पार्टी के जो अनुभवी नेता रहे हैं, राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बलूनी को पौड़ी लोकसभा सीट से मौका दिया जा सकता है और हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को यहाँ पर मौका दिया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही चेहरे बड़े अनुभवी है, पार्टी संगठन की रीति नीति को भली भांति जानते हैं और लोकसभा चुनाव के लिए उनका अनुभव इस समय जरूरी है। क्योंकि अगर दोनों व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं तो फिर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत पार्टी की तरफ से यहाँ पर हासिल की जा सकती है, क्योंकि दोनों ही नेताओं का जो कद रहा है, चाहे संगठन के स्तर पर रहा हो या जनता के बीच का उनका रहा हो, तो दोनों बड़े लोकप्रिय नेताओं की श्रेणी में शुमार होते हैं। ऐसे में पार्टी चाहती है कि अगर लोकसभा सीट पर उनको मौका दिया जाता है तो फिर पार्टी को बड़ी जीत यहाँ पर मिलेगी और संभव तो आज पहली सूची में उत्तराखंड के जो 3 या 5 लोकसभा सीटों के उनके प्रत्याशियों के लोकसभा के नामों की घोषणा यहाँ पर हो सकती है। दिल्ली देशम तक बैठे 2 दिन से लगातार ये बैठकें दिल्ली में हो रही है, देर रात तक बैठकें चल रही है, जिसमें पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड यहाँ पर बैठ रहा लगातार तय कर रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि अभी तक की जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसमें ये कहा जा सकता है कि देश भर की जो लोकसभा जो सीट है उसमें पहले चरण में लगभग 200 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का चयन यहाँ पर हो चुका है, सिर्फ सूची जारी होने की बाकी यहाँ पर है। तो उसके आज भी देर रात पहली सूची आने की संभावना है। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी खबर है वो यही है कि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज दिल्ली में होगी और उसमें भी पार्टी के जो जिताऊ और टिकाऊ जो प्रत्याशी होंगे उनको लेकर मंथन यहाँ पर होगा, क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस में इस समय सबसे बड़ी जो चिंता का विषय वो यही है कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे आपका नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हो, ये दोनों ही चुनाव लड़ने से इनकार यहाँ पर कर चुके हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल भी साफ तौर चुनाव न लड़ने की बात यहाँ पर कर चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास 5 लोकसभा सीटों पर ऐसे कद्दावर चेहरों की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हों या फिर चुनाव लड़ने के इच्छुक हो। तो पार्टी के पास इसीलिए पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी में उन सभी उम्मीदवारों या फिर प्रत्याशियों को लेकर चयन की जो प्रक्रिया है उस पर बातचीत यहाँ पर होगी, मंथन यहाँ पर होगा। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी अपना क्लियर यहाँ पर कर चुकी है। 5 में से 3 सीटों पर जो पुराने जो सांसद हैं उनको ही वापस चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। जी, एक तरफ जहां बीजेपी की बैठक जारी है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भी बैठक हुई, लेकिन अगर बात करें तो दोनों पार्टियां किस तरीके से एक दूसरे को मात देने की तैयारियां कर रही है? ये समझा जा सकता है कि जो चुनावी जो रणनीति है उस चुनावी रणनीति में पहले स्तर पर ये कह सकते हैं कि दोनों ही दल अपनी अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक का अगर प्लस पॉइंट देखें तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कहा जा सकता है कि उसने संगठन स्तर पर अपनी जो पकड़ है उस पकड़ को काफी मजबूत यहाँ पर कर लिया। जनता के बीच में जो पार्टी के नेता जो डील करेंगे, जो जिन नेताओं की जिम्मेदारी तय की गई वो जनता के बीच पहुंच चुके हैं, यानी नेताओं की जिम्मेदारी भी तय यहाँ पर हो चुकी है। चाहे बूथ स्तर
का हो या राज्य स्तर के मंडल स्तर के हो, सभी के नेताओं की जिम्मेदारी तय हो चुकी है। किसकी क्या जिम्मेदारी, उन्हें मंत्री विधायक सांसद सबकी जिम्मेदारी यहाँ पर तय कर दी गई है। तो ऐसे में बीजेपी की जो रणनीति वो स्पष्ट है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करना। पार्टी की तरफ से जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 5 लाख से ज्यादा हर लोकसभा सीट को यहाँ पर जीतना है, 75% मत हर लोकसभा सीट पर हासिल करना है। उसमें सबसे बड़ी जो ये कह सकते हैं कि अहम भूमिका जो अदा करेंगे वो ये है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हर पोलिंग बूथ पर 10% मतदान इस बार ज्यादा कराना है और वो मतदान पार्टी के पक्ष में होना जरूरी चाहिए। इसके लिए पार्टी के जो पदाधिकारी जो कार्यकर्ता हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो चुकी है। मैदानी क्षेत्रों में ये कह सकते हैं कि जहां पर राष्ट्रीय जो बिंदु होते हैं, राष्ट्रीय जो विषय होते हैं काफी प्रभावशाली होते हैं, तो ऐसे में वहां पर 370 का नया आंकड़ा, नया चुनावी फॉर्मूला पार्टी की तरफ से लागू कर दिया गया है। यानी शहरी क्षेत्रों के जितने भी मतदान केंद्र होंगे, हर मतदान केंद्र पर 370 वोट इस बार बढ़े हुए नजर आने चाहिए और ये वोट पार्टी के पक्ष में हो, उसके लिए पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी अहम यहाँ पर कर दी गई है। बूथ मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा इस बार पार्टी की तरफ से सक्रिय भूमिका में यहाँ पर लिया जा रहा है। उसके लिए कोशिश ये की जा रही है कि पार्टी का अगर बूथ जीता तो चुनाव जीता के जो मूल मंत्र शुरू से रहा है उसको इस बार गंभीरता से काम करने की जरूरत होगी ताकि बड़ी जीत यहाँ पर हो सके। तो बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति में यही फर्क है, क्योंकि बीजेपी अपने नेताओं के कार्यक्रम तो तय कर ही रही है, लेकिन पार्टी के जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा तय कर रही है और उनके जो कार्यक्रम जो तय किए गए उनकी लगातार समीक्षा यहाँ पर कर रही है। जबकि कांग्रेस में अभी भी ये कह सकते हैं कि प्रत्याशियों के चयन को लेकर या पार्टी के भीतर जो अभी भी नेताओं का जो आपसी गतिरोध या अंतर्द्वंद है वो समाप्त नहीं हो पाया है। जी अभय, अगर हम बात करें तो पिछली बार 2 बार से जो है बीजेपी लगातार लोकसभा सीटों और अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन इस बार कितना चुनौतीपूर्ण होगा बीजेपी के लिए जीत हासिल करना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड एक देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि का संदेश देश के हर राज्य में यहाँ पर बड़े आसानी से पहुँचता है। इसलिए बीजेपी राज्य की 5 लोकसभा सीटों को बड़े अंतर से जीतना चाहती है। उसके लिए कोशिश ये है कि बीजेपी राज्य की इन 5 लोकसभा सीटों पर जीत की हैट्रिक के साथ अपना उस काम को पूरा करना चाहती है और उसके लिए हर पार्टी के हर नेताओं की जिम्मेदारी यहाँ पर तय की है। सीधे तौर पर कहा जाए तो उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटों पर इस समय सबसे बड़ी अहम भूमिका पार्टी के जो पन्ना प्रमुख होंगे या जो बूथ अध्यक्ष होंगे वो बड़ी भूमिका यहाँ पर निभाते हुए नजर आएंगे। प्रबुद्धजनों से लगातार बातचीत पार्टी के स्तर पर की जा रही है ताकि जो चुनावी मैनिफेस्टो जो तैयार होगा वो आम जनता के समस्याओं से जुड़ा होगा, आम जनताओं की जो ख्वाहिशें या जो उम्मीद है उन उम्मीदों को पूरा करने वाला होगा और उसके लिए बीजेपी अभी से ही अपना काम यहाँ पर शुरू कर चुकी है। कोशिश यही है बीजेपी की उत्तराखंड की 5 सीटों पर पुनः जीत हासिल कर जाएगा और जो जीत होगी वो पिछली बार से बड़ी हुई जीत होगी, बड़ा चुनाव मत प्रतिशत यहाँ पर होगा। तो पार्टी अपने काम में लग चुकी है। कोशिश यही है कि उत्तराखंड में जैसे ही पार्टियों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा यहाँ पर होगी, फिर ये काम अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा कि चुनावी रणनीति पार्टी की तरफ से बनाई गई उसे धरातल पर उतारा जा सके और उसके अनुरूप काम यहाँ पर हो सके। जी अभय बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। बढ़ते आगे, खबर देहरादून से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस लगातार प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित प्रदेश प्रभारी और कई वरिष्ठ नेता देहरादून आ चुके हैं। साथ ही साथ वॉर रूम बनाकर कांग्रेस लगातार अपने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच जा रही है। वहीं अब कांग्रेस ने चुनाव को लेकर बैठक का दौर लगातार चला रखा है। आपको बता दें कि आज दिल्ली में स्क्रीन कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में कांग्रेस चुनाव लड़ने वाले दावेदारों पर मंथन करेगी। हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं और कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी में है और हमारे यहाँ कल स्क्रीनिंग की बैठक है। उसके बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया अंतिम स्तर पर पहुंचेगी और जिन लोगों को भी पार्टी चुनाव देगी सब पूरा संगठन मिलजुल कर जोर शोर से चुनाव लड़ेगा। और अभय लगातार हमारे साथ बने हुए। अभय, कांग्रेस ने अब जो है अपनी कमर कस ली है लोकसभा चुनाव को लेकर और कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, क्या अपडेट है? दिल्ली में आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। पार्टी के जो शिल्पी जो लीडर्स हैं वो दिल्ली यहाँ पर पहुँच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा दिल्ली में पहुँच चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली में पहुँच चुके हैं, जो शिल्पी के जो लीडर हैं प्रीतम सिंह वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और आज देर शाम जब ये बैठक शुरू होगी तो उत्तराखंड में पार्टी किस स्तर पर चुनाव लड़ना चाहती है, कौन प्रत्याशी होंगे, कौन से चुनाव मुद्दे होंगे, किन नेताओं की जिम्मेदारी होगी, उन सभी चीज़ों को लेकर मंथन वहाँ पर होगा और उसको तय करने का काम वहाँ पर पार्टी स्तर पर किया जाएगा। कांग्रेस के लिए दुविधा अभी तक यही है कि पार्टी का जो सीनियर
जो सीनियर लीडरशिप रही है उन्होंने चुनाव लड़ने से यहाँ पर मना कर दिया गया। सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अगर छोड़ा जाए तो वो सिर्फ अभी भी आधे अधूरे मन से यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उन्होंने पहली प्राथमिकता अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारने की यहाँ पर कही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुनाव लड़ने से मना करता है तो जो सेकंड लाइन के जो नेता होंगे उन्हें चुनाव में प्रत्याशी बनाने के लिए पार्टी को ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। उन्हें चुनाव अगर जिताना है तो फिर पार्टी को ज़्यादा स्तर पर अपना काम यहाँ पर करना होगा। कोशिश कांग्रेस पार्टी की यही रहेगी कि इस चुनाव में कम से कम ऐसे प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा जा सके जो भाजपा का मुकाबला कर सके, भाजपा को बड़ी जीत से भाजपा को बड़ी जीत ना मिल पाए उसके लिए वो लड़ते हुए नजर आए। तो उन सब चीजों को लेकर बातचीत होगी। तो ऐसा में समझा जा सकता है कि प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर ये सभी नेता एकजुट होकर इस चुनाव में काम करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव आसान यहाँ पर रह सकता है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के लिए अपने ही नेताओं का अंतर्द्वंद बड़े चिंता का विषय रहा है, आपसी जो गुटबाजी हो कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय रहा, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए स्क्रीनिंग कमेटी में भी सबसे बड़ा विषय यहाँ पर रहने वाला है। और उससे निपटने के लिए पार्टी हाईकमान क्या कुछ दिशा निर्देश देता है, किस नेता की जिम्मेदारी तय कर दी जाती है, वो देखने वाली बात होगी। जी हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, खबर देहरादून से है जहां मौसम विभाग निदेशक विक्रम सिंह ने अगले 3 दिन उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के चलते भारी बारिश और हिमपात की संभावना जताई है। प्रदेश में अगले 3 दिन आकाशीय बिजली के साथ साथ भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने एक और 3 मार्च को येलो अलर्ट और 2 मार्च को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही नागरिकों को सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए हैं। तो जो एक्टिविटी और भी बढ़ेगी, तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जगह में हल्की से मध्यम बारिश है वो चलने वाली है, दिखने वाली है। और साथ में जो भारी बारिश या बर्फबारी है तो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे उन सब में भी रहेगी। और उसके साथ साथ जो और भी डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल के, उसमें विशेषकर देखें चाहे वो देहरादून है, टेहरी है या इवन पौड़ी, हरिद्वार भी है, तो इनमें भी भारी बारिश की एका दुक्का जगहों में वो संभावना है। कुमाऊं रीजन में देखें तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में तो जैसे मैंने बोला वो है ही भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। इसके साथ साथ नैनीताल और यूएस नगर में भी लग रहा कि इसमें भी इक्का दुक्का जगहों में भारी बारिश वो मिलेगी। तो 2 को जो पीक एक्टिविटी का 2 तारीख को रहने वाला है। और जहाँ तक बर्फबारी की बात है तो अगर हम 1 तारीख की रात को बात करें या 2 की सुबह तक में, तो आप ये देखेंगे कि जो 3000 मीटर या उससे ऊपर के क्षेत्र है उसमें बर्फबारी रहेगी। और जो 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स के, तो उनमें जो भारी बर्फबारी जो है कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी। बढ़ते आगे, कर्णप्रयाग में मौसम ने करवट बदली। जहां सुबह से झमाझम बारिश जारी रही, वहीं बारिश के चलते ठंड बढ़ गई जिससे लोग घरों में कैद हो गए। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को बारिश की संभावना जताई थी। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कर्णप्रयाग से दीपक शाह, हरिद्वार से विकास चौहान जुड़ गए हैं। दीपक, आपके पास आना चाहूंगी, क्या हालात है? मौसम एक बार फिर से जो है करवट बदलते हुए दिखाई दे रहा है। जी, जिस प्रकार से मौसम की बात की जाए तो आज सुबह से लगातार झमाझम बारिश है। हालांकि शुक्रवार से को दिन भर आसमान में काले बादल छाए रहे जिससे कि बारिश की संभावना हुई, लेकिन शनिवार होते होते सुबह से लगातार झमाझम बारिश है। वहीं मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग वाला अगले 2 दिन यानी आज और कल पहाड़ों में जो 3200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उसमें बर्फबारी की संभावना, वहीं निचले हिस्सों में झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की है। चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी सहित कई जिलों में यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जो निचले इलाके हैं, चाहे देहरादून हो चाहे हरिद्वार हो, इन स्थानों में यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते यहाँ पर तापमान में भी काफी गिरावट आई है। ठंड जो पिछले कुछ दिनों पहले कम हो चुकी थी अब धीरे धीरे बढ़ चुकी है। वहीं अब ठंड के कारण लोग अपने घरों में भी कैद हो चुके हैं। जी विकास, आपके पास आना चाहूंगी। अभी जो है हरिद्वार की बात करें, वहाँ कैसे हालात देखे जा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से मौसम विभाग ने 3 दिन का जो अलर्ट जारी किया है, 1 और 2 और 3 का,
आज जिस तरह से कल देर रात से बिजली के साथ लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है, हालांकि इस समय थोड़ा सा वर्षा में थोड़ी राहत है और मौसम, अगर हम मौसम की बात करें तो बिल्कुल जो धूप है वो कभी कभी यहाँ पर बादलों के बीच से यहाँ पर निकलने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन मौसम बड़ा सुहावना यहाँ पर है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। कई इलाकों में हल्की हल्की यहाँ पर भी अभी भी बारिश हो रही है। अगर पूरे हरिद्वार की विशेष तौर पर बात करें, जिस तरह से सावन महाशिवरात्रि है और उसको लेकर कांवड़िए भी इन दिनों यहाँ पर चलना शुरू हो गए हैं, जिनके अगर हम बात करें जिनकी जिस तरह से तादाद यहाँ पर अभी धीरे धीरे बढ़ेगी तो उनके लिए भी राहत की बात है, क्योंकि वो मौसम जिस तरह से पिछले 2 दिन पहले यहाँ पर दिन के समय थोड़ा सा गर्माहट यहाँ पर हुई थी, उसमें थोड़ी सी राहत है। और अब दोबारा से कह सकते हैं कि एक बार दोबारा से मौसम ने करवट लेते हुए यहाँ पर फिर से एक ठंडक यहाँ पर बढ़ा दी है मौसम में, क्योंकि दिन और रात की जो ठंडक थी वो तो थी ही, साथ में अब जिस तरह से पूरे 3 दिन यहाँ पर बादल हैं, कल से बारिश, यहाँ रात भर बारिश हुई है, उसके बाद आज मौसम में ठंडक और हवा में बिल्कुल यहाँ पर ठंडक दिखाई दे रही है। जिससे अगर हम बात करें तो लोगों की, तो लोग फिर से एक बार ठिठुरन यहाँ पर महसूस जरूर कर रहे हैं। जी जोई जी दीपक, अगर हम बात करें तो बारिश काफी ज्यादा हो रही है और बर्फबारी भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम बात करें तो क्या प्रशासन की ओर से इसको लेकर कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ठंड भी ज्यादा बढ़ रही है? की चेतावनी तो प्रशासन थोड़ा बहुत अलर्ट है, क्योंकि ये लगभग फरवरी मार्च का महीना है तो इतनी बारिश होती नहीं है पहाड़ों में, लेकिन इस बार मौसम विभाग द्वारा जो जारी अनुमान है उसके अलावा उतनी बारिश नहीं है। तो प्रशासन हालांकि थोड़ा बहुत अलर्ट पे है, लेकिन अभी किसी प्रकार के प्रशासन के जरिए कोई दिशा निर्देश नहीं आ पाए हैं। वहीं एहतियात के तौर पे प्रशासन, चाहे स्थानीय प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो, वो भी अलर्ट मोड पे है। अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है, मौसम बारिश तेज होती है, तो प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा रद्द। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया। हल्द्वानी और देहरादून में आयोजित होने थे कार्यक्रम, आचार संहिता लागू होने से पहले दौरा संभावित। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। हल्द्वानी और देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन होना था और जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया है। वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, आचार संहिता लागू होने से पहले दौरा संभावित बताए जा रहे हैं। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया है और ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपके साथ साझा कर रहे हैं। जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया। हल्द्वानी और देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन होना था, लेकिन अब यह दौरा रद्द हो गया है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।